बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये क्वेश्चन है मई जून 18 पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मसला आ रहा है ज़्यादातर बच्चों को, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आज इंशाल्लाह। A child on a sledge slides down a steep hill and then travels in a straight line up an ice-covered slope as illustrated in 3.1. The sledge passes through the point A with a speed itni at time t0 and then comes to rest at point B. The child applies a brake to the sledge at point B. The brake does not keep the sledge stationary and it immediately slides back down the slope towards A. तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पड़ा हुआ था, इससे नीचे गिरा। जब ये नीचे गिरा तो इधर आके रुका नहीं है ये, बल्कि और ऊपर चला गया। अब जब ये और ऊपर गया तो फिर ये वापसी, अब जब इसने ब्रेक लगाया यहाँ पे तो फिर ये रुक नहीं पाया, बल्कि ये स्लिप कर गया वापसी। तो शॉर्ट शोर में ये कहानी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द स्लेज फ्रॉम t0 टू t24 सेकेंड इज शोन इन फिगर 3.2। ये बताया हुआ है, ये वही वाला केस है। ये यहाँ से मेरे पास इनिशियल स्पीड ज़्यादा है, 18 है, इधर आके ये रेस्ट पे चला गया, तो ये इसका रेस्ट हो गया यहाँ पर, ये इसका 18 था यहाँ पे, और अब सही है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ है और यहाँ पे आके इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई है। तो हेयर इट इज़ 18 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आके ये ज़ीरो हो गया। इस ज़ीरो का मतलब है ये पॉइंट बी पे पहुँच गया है यहाँ पर, और ये वापसी इधर जो आ रहा है ये पॉइंट ए पर आ रहा है। यहाँ से ऊपर गया, पॉइंट ए से ये ऊपर गया, तो ये वाला ग्राफ है। यहाँ पर रुक गया, स्पीड ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पे रुक गया। अब जब ये वापसी आ रहा है तो इसका ये ग्राफ है। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द टाइम टेकन फॉर द स्लेज टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। अच्छा भाई, टाइम चेक करना है तो आप इस ग्राफ में चेक कर ले, 0 से लेके 12 तक। तो बेसिकली इसमें आपके 12 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये इसका पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब अगला पार्ट देख लेते हैं। अगले पार्ट में वो क्या बोल रहा है, डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लेज अप द स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए एट टाइम t24 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है वो। अच्छा, तो मतलब हुआ ये कि ये ऊपर गया, इधर आया, फिर ये वापसी नीचे आया और कहीं या तो आगे निकल गया है या पीछे रह गया है ये, जब ये डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। टोटल डिस्टेंस अगर ये मांगता तो मैं इसका एरिया निकालता और इसका एरिया निकालता और इन दोनों को ऐड कर देता, लेकिन क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है तो आप इसका एरिया निकाल के इसके एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। चेक कर लेते हैं। इसकी बेस 12 है, इसकी हाइट 18 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये एरिया 1 कर दो और एरिया 2 भी यही कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। एरिया 1 की बेस 12 है, हाइट 18 है, तो हाफ इंटू 12 इंटू 18, ये आ गया वैल्यू माइनस एरिया 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब यहाँ से 12 से 24 तक जा रहा है, और ये गालिबन इसका, मैं इस लाइन को आगे लेके जाऊँ तो ये 6 पे लाई कर रही है, तो 12 इंटू 6 हो जाएगा। कट गया, 6 बच गया यहाँ पर, कट गया, 6 बच गया। 6 इंटू 18 माइनस 6 इंटू 6, तो बेसिकली आप 108 में से माइनस 36 कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। ये बन रहा है आपका 72 मीटर्स, तो इसका आंसर 72 आ गया। अब वो बोल रहा है कि शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज एज इट मूव्स फ्रॉम बी बैक टूवर्ड्स ए इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये जब
बी से ए पर आ रहा है, तो ये बात तो मुझे समझ आ रही है, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव साइड पर है, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन इसमें पहले हो रही थी, अब वही चीज़ पॉजिटिव थी, तो अब यही एक्सेलरेशन तो हो रही है लेकिन अब ये नेगेटिव में हो रही है। तो अगर इस वाले केस की बात करें तो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, तो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इसका एक्स एक्सिस पे 12 का डिफरेंस आ रहा है और वाई एक्सिस पे 6 का डिफरेंस आ रहा है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, तो मतलब 6/12, तो इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई है। आई होप ये इजी पार्ट था तो ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। The child and sledge have a total mass of 70 kg. The component of the total weight of the child and sledge that acts down the slope is 80 Newton. Determine the frictional force on the sledge as it moves from B towards A. अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए स्लोप बना लेते हैं। ये स्लोप है मेरा और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये नीचे जा रहा है, इसकी फोर्स लग रही है 80 न्यूटन और इसका जो मास है दैट मास राइट नाउ इज 70 kg। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 70 × 9.81, तो ये वैल्यू बन रही है मेरे पास 686 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, उसने मुझे बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स बताओ ऑन द स्लेज एज इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए। तो बेसिकली ये फ्रिक्शन होगी इसमें यहाँ पर, ये जो वेट है ना इसका बेटा, ये बेसिकली मुझे इसको फ्रिक्शन नहीं दे रहा है, ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है नीचे जाने में। तो फ्रिक्शन जो इसकी होगी वो इसकी पीछे की साइड पर होगी। मैं फ्रिक्शन को रेड से बना देता हूँ तो ताकि समझ आ जाए वाली चीज़। ये फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन क्यों आएगी, फ्रिक्शन इसकी एक्सेलरेशन की वजह से आएगी जो मैंने पीछे निकाली है। और फॉर्मूला मेरे पास क्या बनता है, F = ma, मास 70 है, एक्सेलरेशन 0.5 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गई मेरे पास जो बैकवर्ड आ रही है दैट इज़ 35 न्यूटन। अब जो आपके पास टोटल फोर्स होती है, टोटल फोर्स आपके पास बनती है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स 80 है, बैकवर्ड फोर्स 35 है, तो उसका जो भी डिफरेंस आएगा मेरे पास आ रहा है ये 45। तो जो भी मेरे पास इसमें डिफरेंस आएगा दैट वुड बी माय आंसर। तो इस वाले केस में ये 35 आ रहा है, तो 80 - 35 हो जाएगा मेरे पास 45 न्यूटन। यही इसका आंसर है। फ्रिक्शनल फोर्स टोटल 45 न्यूटन की लग रही है। अच्छा, अब ज़रा ये सवाल कर लेते हैं। मैं इस डायग्राम में कोशिश करता हूँ यहाँ पर फिर से आ जाइए, तो क्या ही बात है फिर। अच्छा भाई, ये डायग्राम यहाँ पर आ गई है, तो लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास ये एक फोर्स है और यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ तो मेरे पास एक ये वैल्यू बन रही है इसकी। अब इसके थ्रू ये बात तो मुझे पता है कि 80 न्यूटन डाउन द स्लोप लग रही है और 70 kg नीचे लग रहा है। 70 kg का मतलब है कि 686.7 न्यूटन डाउन द स्लोप लग रही है वैल्यू। तो एक बात इसमें ये समझ आ गई कि मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा आराम से,
ठीक हो गया भाई, आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। ये वाला एंगल निकल सकता है, लेकिन क्या मुझे ये वाला एंगल चाहिए? नहीं बेटा, मुझे ये वाला एंगल हरगिज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई और सा एंगल चाहिए। मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए। ये मैं यहाँ से निकाल ही नहीं सकता मैं, सीधी सीधी सी बात है। या फिर चलो एक काम करते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं, अभी अभी सब समझ आ जाएंगी बातें। अच्छा भाई, क्या होगा इसमें 80, या फिर इसको एक और, चलो इसको एक और तरीके से करते हैं सॉल्व। अगर मेरे पास एक ये फोर्स है और एक मेरे पास एक ये फोर्स है जो कि 70 टाइम्स 9.81 है, जो कि मेरे पास कितनी बन रही है 687 ही कर लेते हैं इसको। ये 687 बन रही है और ये भाई साहब मेरे 80 बन रहे हैं। तो अब अगर इसमें मैं एक फोर्स ये भी लगा दूँ, ऐसी कंपोनेंट बना दिया बेसिकली मैंने, तो अब मेरे पास एक ये ट्रायंगल बन गया जिसका मेरे पास ये वाला थीटा मुझे पता चल सकता है आराम से। तो मैं क्यों ना निकालूँ, इसको निकाल लेते हैं इसको आराम से। ज़रा बता मुझे वैल्यू कितनी आ रही है। ये बेस हो गई है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस हो गया इस वाले केस में, तो मैं इसमें आराम से लगा सकता हूँ कॉस थीटा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस दैट इज 80/687। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कॉस इनवर्स 80/687। ये बेटा मेरे पास आ रही है 83.3 डिग्री। अच्छा, अब सवाल ये सर क्या मुझे ये वाला एंगल निकालना था? तो मैं बोलूँगा नहीं बेटा, मुझे तो एंगल निकालना नहीं था, मुझे तो दूसरा एंगल निकालना था। मुझे तो बेसिकली ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं इसके लिए काम करूँगा। तो आई होप ये वाली बात समझ आ रही होगी। अच्छा, अब जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी वो वैलिड क्यों नहीं है? वो बेटा वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि खुद सोचो कि मेरे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 80 आ रही है और जो मेरे पास वेट है उसकी वैल्यू 687 आ रही है। तो ये कहीं से भी माकूल बात नहीं रहेगी कि मैं इस वाले को इस तरह का ग्राफ बनाऊँ। ऑब्वियस बात है, जब भी मैं हाइपोटेन्यूस बनाता हूँ, हमने ओ लेवल पाइथागोरस थ्योरम में यही चीज़ पढ़ी है कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी वैल्यू होती है और बाकी वैल्यूज़ उससे छोटी हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो इस वाले केस में सबसे बड़ी वैल्यू जो अभी तक आ रही है वो 687 आ रही है, इसलिए मैंने इसको हाइपोटेन्यूस बना दिया। बच्चों की बात थी कि सर आपने ये इसको हाइपोटेन्यूस क्यों नहीं रखा और आपने इसको हाइपोटेन्यूस क्यों रख दिया, तो उसका ये रीज़न है मेरे पास। अच्छा खैर, अब आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 83.3 डिग्री यहाँ का आ गया। तो अब मुझे पता है कि सम ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 83.3 डिग्री है तो इसका एंगल कितना आ जाएगा? इसको निकालने के लिए आप 83.3 प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दें, तो थीटा की वैल्यू आपके पास गालिबन आ जाएगी प्लस 90 और 180 माइनस आंसर दैट इज़ 6.687। तो इसको 6.7 रख दो डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब लास्ट पार्ट आ गया इसका, लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है? द चाइल्ड ऑन द स्लेज ब्लोज द विजिल बिटवीन t4 सेकेंड एंड t8 seconds. The whistle emits sound of frequency 900 Hz. The speed of the sound in the air is 340 meter per second. A man is standing at point A, hears the sound. Use figure 3.2 to determine the initial frequency of the sound heard by the man. इसमें तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास में डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी की इमिशन जो हो रही है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन मेरे पास जो स्पीड उसको साउंड में एयर की है,
और जो ऊपर उसकी स्पीड थी मेरे पास जो आ रही थी, सॉरी टाइम जो आ रहा था, टाइम कितना आ रहा था, टाइम 12 सेकंड आ रहा था। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो इसमें। तो ये बन जाएगा 900 टाइम्स 340 ओवर 340 प्लस 12, जो भी वैल्यू आ रही है उसका आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक्स है। अच्छा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशन इफ एनी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हियर्ड बाय द मैन। अच्छा, उसके ये बात तो समझ आ रही है कि वेलोसिटी कम होती जा रही है। जब वेलोसिटी कम हो रही है तो बेसिकली मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। ये वेव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला जो हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप इसमें लिख दोगे फ्रीक्वेंसी increases as the velocity decreases। खत्म।